मसीह का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी खबरें शामिल हैं इस शो में। शुरुआत बीएसएनएल की एक खबर के साथ। अगर आप बीएसएनएल के ग्राहक हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि बीएसएनएल के लाखों यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। कैसे लीक हुआ है ये जानेंगे। दिल्ली में बन रहे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के नए नियम, कृषि निर्यात में बड़ी गिरावट की आशंका, रेटिंग एजेंसियों पर इस समय आरोप क्यों, सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इस समय ये क्यों कहा गया, ये दिन की सबसे बड़ी खबर है। समुद्री लुटेरों से सावधान रहने की चेतावनी आई है सरकार की तरफ से, क्यों आई है ये जानेंगे, किस रूट्स पर आई है ये जानेंगे, क्या असर होगा ये जानेंगे। और इसके बाद होगा मनी सेंट्रल के दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज। ये दिन की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बेहद खास खबर है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आया है आज मनी सेंट्रल की टीम। लेकिन शुरुआत बीएसएनएल की खबर के साथ। हैकर्स ने बीएसएनएल के 29 लाख से ज्यादा यूजर्स के डेटा लीक होने का दावा किया है, साथ ही धमकी भी दी है। हैकर्स ने धमकी दी है कि सैंपल डेटा सेट का खुलासा किया गया है। कंपनी के फाइबर और लैंडलाइन यूजर्स के संवेदनशील जानकारी के लीक होने की बात सामने आ रही है। लीक हुए डेटा में यूजर्स के ईमेल एड्रेस, बिलिंग डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, नेटवर्क और यूजर से संबंधित अन्य जानकारियां शामिल हैं। सर, ये डेटा ब्रीच हुआ कैसे? सामान्य रूप से वही तरीका है, और बीएसएनएल के ग्राहकों के लिए, जिनके पास बीएसएनएल के फ़ोन है, उनके लिए निश्चित तौर पर एक बेहद चिंताजनक खबर है। आमतौर पर ऐसे साइबर अटैक छद्म नामों से होते हैं। एक पहचान जो डिस्क्लोज नहीं हुई है, पैरेलल नाम का एक हैकर है या जो हैकिंग एजेंसी है या हैकिंग प्रोग्राम है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसके आधार पर इसने बीएसएनएल के डेटाबेस को हैक किया है। करीब 32,000 लाइन्स, 32,000 लाइन्स का डेटा इसमें चोरी हुआ है, जिसे डार्क वेब पर डाला गया है। इसमें ईमेल हैं, इसमें बिलिंग डिटेल्स हैं, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर हैं, और इसके अलावा भी और सेंसिटिव डेटा जो मोबाइल कंपनियों के पास रहता है, आपके मोबाइल के जरिए हो सकता है, उसमें पासवर्ड्स और वित्तीय डेटा भी हो। इस डेटा को हैक किया गया है। इसके साथ हैकर ने ये अपनी तरीके का थोड़ा सा पहला मामला है, जिसमें हैकर ने ये कहा है कि ये सैंपल है, ये तो केवल नमूना है, हमारे पास और भी बहुत सारा डेटा है जिसे हम आगे डार्क वेब पे जारी कर सकते हैं। भारत में लगातार हर महीने सरकार से जुड़े हुए किसी संगठन पर ये इस तरीके के हैकिंग अटैक हो रहे हैं। बीएसएनएल की तरफ से कहा गया है कि उसने सर्टिन को, जो भारत की प्रमुख एजेंसी है जो हैकिंग और कंप्यूटर इमरजेंसी को हैंडल करती है, उस बात की सूचना दे दी है। लेकिन यदि आप बीएसएनएल के ग्राहक हैं तो आप सतर्क हो जाएं। आप अपनी सूचनाओं, पहचानों को जिस तरह को बदलना चाहें तो बदलने की कोशिश करें, क्योंकि ये डेटा लीक हुआ है, ऐसा रिपोर्ट हो रहा है। दिल्ली में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना अब आसान होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सब रजिस्ट्रार के दफ्तरों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और कामकाज में पारदर्शिता लाने की एक नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी को एनीवेयर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी का नाम दिया जा रहा है। नई पॉलिसी के तहत लोग अब दिल्ली के 22 सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में से किसी में भी जाकर अपने घर की रजिस्ट्री करा पाएंगे। अभी तक किसी एक ऑफिस में जाकर इस काम को कराने की पाबंदी हुआ करती थी। क्या होगा सर इस नियम का असर? ये महत्वपूर्ण बदलाव है प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को पता है कि ये कितना जटिल और कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि हर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किसी खास इलाके के, उस इलाके के एक नियत दफ्तर में होता है, और वहाँ लंबी लाइनें होती हैं। भारत की सामान्य व्यवस्था है। दिल्ली में ये व्यवस्था बदली जा रही है, और इस व्यवस्था को अब इसके बाद प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किसी भी जगह जाकर कराया जा सकता है। यानी इसका एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाने की बात हो रही, जिसमें कि दिल्ली के 22 अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराई जा सकती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसे लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नियत स्थानों पर ही होने के कारण बेहद लंबी प्रक्रिया होती है, लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, और उसके कारण किस्म किस्म के भ्रष्टाचार भी पनपते हैं। इस प्रक्रिया को दिल्ली सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। अब इसके बाद इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है, और अगर ये प्रक्रिया सफलतापूर्वक लागू होती है तो शायद देश के अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जा पाएगा। इजराइल हमास युद्ध की वजह से लाल सागर में बड़े तनाव के कारण भारत के बासमती चावल के निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। तनाव की वजह से निर्यातक लाल सागर के रास्ते एक्सपोर्ट भेजने से परहेज कर रहे हैं। दूसरे समुद्री रास्ते एक्सपोर्ट की संभावना होने की संभावना है। इससे निर्यात को तो असर पड़ेगा ही, साथ ही निर्यात होने वाले चावल की लागत भी बढ़ेगी, जिस वजह से ग्लोबल मार्केट में बासमती चावल का भाव 15 से 20% तक
बढ़ सकता है। दूसरी तरफ निर्यात से जुड़ी एक खबर यह है कि देश में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार की तरफ से गेहूं, चावल, चीनी के निर्यात पर जो पाबंदी लगाई गई उसका असर कृषि निर्यात पर पड़ सकता है। इस साल देश में कृषि निर्यात में 4 से 5 अरब डॉलर की गिरावट की आशंका है। सरकार ने पिछले साल गेहूं और गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी और इस साल चीनी पर प्रतिबंध लगाया है। सर, कैसे समझा जाए इस गिरावट को? शुभम, भारत का कृषि निर्यात पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, बैठ गया है। अभी मौजूदा परिस्थिति में दिखाई दे रहा है। पिछले 2 साल से कृषि को लेकर जो निर्यात को लेकर सरकार का असमंजस बना हुआ है। आपको याद होगा, पहले गेहूं का निर्यात खोला गया, फिर गेहूं का निर्यात बंद किया गया, उसके बाद चावल का निर्यात भी खोला गया। एपीडा की तरफ से जो आंकड़े आए वो बताया जा रहा है कि भारत के कृषि निर्यात में करीब 9% की गिरावट होने की संभावना है। सीमित स्तर पर जो निर्यात उपलब्ध है उसी रास्ते से निर्यात किया जा रहा है। गेहूं, चावल और चीनी भारत के प्रमुख निर्यात हैं। गेहूं बाद में शामिल हुआ था निर्यात की सूची में, हाल में ही शामिल किया गया था 2 साल पहले तक, जब तक ताजा गेहूं का संकट नहीं आया था। चावल और चीनी पुराने निर्यात हैं और इसलिए अब भारत के निर्यात में लगभग सिकुड़कर सुस्ती आ गई है। और ये पूरी कोशिश इस वजह से की गई थी कि भारतीय बाजार में उत्पादों की आपूर्ति बनी रहे। वैसा तो नहीं हुआ, आपूर्ति तो नहीं बढ़ी क्योंकि भारतीय बाजार में तो कीमतें नहीं कम हुई। वहाँ एक दूसरी चुनौती खाद्य उत्पादों के तौर पर चल रही है। अगर आप निर्यातकों से बात करें तो उनकी सबसे बड़ी दुविधा यह है कि कृषि निर्यात के बाजार में गहरी प्रतिस्पर्धा है। दुनिया के बहुत सारे देश चावल, चीनी और बाकी चीज़ें बेचते हैं। निर्यातकों को बाजार हासिल करने में लंबा समय लगता है और अब इस नीति के कारण उन्हें बाजार मिलने में दिक्कत आ रही है, दोबारा बाजार मिलने में दिक्कत होगी, जैसा कि बासमती चावल के मामले में हुआ है, जहां पाकिस्तान ने भारतीय बाजार को रिप्लेस कर दिया है। भारतीय निर्यातकों की जगह पाकिस्तान का बासमती दुनिया के बाजारों में बिक रहा है। यूरोपियन यूनियन और यूके में भविष्य में लगने वाले कार्बन टैक्स की मार से भारतीय निर्यातकों को बचाने के लिए सरकार विकल्पों पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से निर्यातकों को बेल आउट किया जा सकता है ताकि भारतीय निर्यातक ग्लोबल मार्केट की प्रतिस्पर्धा से, कंपटीशन से बाहर ना हो। सर, इसका मतलब ये मान लिया जाए कि भारत ने मान लिया कि कार्बन टैक्स आ रहा है और अब तैयारी क्या है? 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस बात से निकलते हैं। पहली चीज तो है कि भारत सरकार की तरफ से पिछले 5-6 महीनों में कार्बन टैक्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए, इसका विरोध किया गया, यह कहा गया कि इस पर WTO में अपील की जाएगी, पर अंततः ऐसा लगता है जैसे भारत सरकार ने अब कार्बन टैक्स को स्वीकार कर लिया है जो यूरोपियन यूनियन में लगने वाला है। यूके ने भी अपने यहाँ कार्बन टैक्स का ऐलान कर दिया है जो 2025 से लागू होगा, बाकी जगह 2026 से, कुछ देशों में 2025 और 2026 से लागू होगा। भारत का यूरोपियन यूनियन को निर्यात करीब 8 से 9 बिलियन डॉलर का है और इसमें महत्वपूर्ण निर्यात है लौह अयस्क यानी आयरन, स्टील और एल्युमिनियम। और यही वो 3 शुरुआती महत्वपूर्ण उत्पाद या धातुएं हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो सबसे ज़्यादा कार्बन खोर हैं, जिनसे सबसे ज़्यादा कार्बन निकलता है और इन्हीं पर कार्बन का एमिशन के लिए कार्बन टैक्स लगाया जाना है। अब हम इस पर विस्तार से आपको इकोनॉमिका में बता चुके हैं कि कार्बन टैक्स कैसे आ रहा है और दुनिया में अब कार्बन टैक्स का नया दौर शुरू हो रहा है। पिछले 5-6 महीनों से भारत के निर्यातक इस बात की लामबंदी कर रहे थे, इस बात की पेशबंदी कर रहे थे कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ कि किसी तरह से उन्हें से बचाया जा सके। अब ऐसा संकेत है कि सरकार इनकी मदद के लिए एक स्कीम ला सकती है जिसमें जो कार्बन टैक्स इनको चुकाना पड़ेगा उसकी उन्हें भरपाई की जाएगी या उन्हें किसी तरीके की मदद दी जाएगी। लेकिन भारत की तरफ से इसे स्वीकार कर लेने के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि अगले 1 साल के भीतर पूरी दुनिया के बाकी देशों में भी कार्बन टैक्स की प्रक्रिया को स्वीकार्यता बढ़ेगी क्योंकि यूरोपियन यूनियन बड़ा बाजार है और वहाँ पर भारतीय निर्यातकों को अपने उत्पादों की बिक्री चाहिए। भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत में गाड़ियों पर टैक्स छूट के मुद्दे पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। भारत की तरफ से कहा गया है कि ब्रिटिश ऑटो कंपनियों को ड्यूटी कटौती का लाभ तभी दिया जाएगा जब वे गाड़ी उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में 45% भारतीय उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। सर, इस शर्त के बाद क्या FTA हो पाएगा? भारत और यूके का FTA जो G20 की बैठक से पहले तक ऐसा लगता था ना शुभम कि बस होने ही वाला है, दस्तखत ही होने वाले, सब कुछ तैयार है, बस केवल अब दोनों देशों के नेता एक मेज पर बैठेंगे और दस्तखत करेंगे। अब परिस्थिति उससे विपरीत होती चली जा रही है। हर सप्ताह एक ऐसी खबर आ रही है कि भारत और यूके का FTA पटरी से उतर रहा है और विवाद और मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। पहले भारत की तरफ से संकेत दिया गया था कि यूके से आयात होने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रियायत दी जाएगी इंपोर्ट ड्यूटी में, फिर भारत में विरोध हुआ और सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि कोई रियायत नहीं दी जाएगी इंपोर्ट ड्यूटी में। अब यह कहा गया है कि अगर कोई ड्यूटी कट्स दिए भी जाएंगे यूके की कंपनियों को तो इसके लिए उन्हें कम से कम 45% उत्पादन, यानी कोई अगर कार या प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका 45% हिस्सा भारतीय इस तरह से सोर्स करना होगा। आमतौर पर ये शर्तें, इस तरीके की शर्त FTA में बाधा मानी जाती हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे महत्वपूर्ण वेक्स्ट या जटिल इशू हैं, जैसे कि डेटा शेयरिंग का इशू है, जैसे कि लेबर के मूवमेंट का मुद्दा
है, और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इश्यूज भी हैं। लेकिन फिलहाल ऑटोमोबाइल जो सबसे बड़ा ब्लॉक था वो अभी वहीं खड़ा हुआ है, सबसे बड़ी बाधा थी, उसे दूर होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। सरकार ने शुरुआत में ये माना था कि दिसंबर तक इस संधि पर दस्तखत हो जाएंगे, पर अब कोई नई डेडलाइन दोनों तरफ से, यूके और अमेरिका की तरफ से फिलहाल इसे लेकर नहीं दी गई है। देश में 15 हवाई अड्डों पर 164 विमान बेकार खड़े हैं। सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सबसे ज़्यादा विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर बेकार खड़े हैं, जिनकी संख्या 64 है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां पर खराब विमान खड़े हैं। ये विमान उन्हीं कंपनियों के हैं जिनके ऑपरेशन बंद हो चुके हैं। सर, कहाँ ये विमान खड़े हैं और क्यों खड़े हैं? हम आपको लगातार मनी सेंट्रल में बता रहे हैं कि भारत में विमानों के किराए बढ़ रहे हैं, कई रूट्स के ऊपर किराए बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत में विमानों की कमी है, क्योंकि विमान सेवाएं बंद होने के बाद जहाज़ कम हैं और जिन कंपनियों के पास सीमित एयरक्राफ्ट्स हैं वो उन रूट्स के ऊपर किराए बढ़ा रही हैं, और वो उस सूचना की पुष्टि सरकार की तरफ से दिए गए इस जवाब से होती। 164 एयरक्राफ्ट भारत में हवाई अड्डों पर खड़े हुए हैं, जबकि किराए आसमान छू रहे हैं हवाई यात्रा के इस समय। इसमें सबसे ज़्यादा 64 एयरक्राफ्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं, 27 एयरक्राफ्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट पर खड़े हैं, 24 एयरक्राफ्ट मुंबई एयरपोर्ट पर पड़े हैं, चेन्नई एयरपोर्ट पर 20 खड़े हैं या पड़े, जो आप माना जाता है कि ये जब नहीं उड़ रहे हैं, और ये वहाँ पर उन एयरलाइंस के हैं जिसमें गो फर्स्ट है, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, एयर इंडिया के भी हैं, जूम एयर एक छोटी कंपनी थी उसके भी हैं, अलायंस एयर के भी हैं। इन कंपनियों के विमान हैं। इनमें तमाम कंपनियां इसमें से कई कंपनियां तो बैंकरप्ट हो चुकी हैं, कई कंपनियों के विमानों में खराबी के कारण उन्हें लंबे समय से रोक रखा गया है, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके विमान सप्लायरों के साथ उनका मतभेद चल रहा है। लेकिन कुल जमा ये मामला कारोबारी है, दो सप्लायर्स के बीच में है, पर इसमें पिस रहे हैं भारत के आमतौर पर हवाई या विमान यात्री, क्योंकि 164 विमानों की बेड़े की कमी के कारण भारत में कई रूट्स के ऊपर किराए बढ़े हुए हैं। आयकर विभाग ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने परिवार के सदस्यों के कारोबार को लेकर सर्विस नियमों का पूरा पालन करें। हाल के दिनों में अधिकारियों पर विजिलेंस की बड़ी देखरेख को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने ये निर्देश दिया है। सर, क्या कहता है इनकम टैक्स का ये नियम? अब आपको नोटिस भेजने वाले, आपसे सवाल पूछने वाले, आपको से तरह से जानकारी मांगने वाले आयकर विभाग के अधिकारियों को भी अपनी सूचनाएं देनी पड़ती हैं, और ऐसा लगता है इस सरकार को वो अपनी सूचनाएं सही ढंग से नहीं दे रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद अपने ही अधिकारियों से के जो नियम है उनका पालन नहीं करा पा रहा है, इसलिए बार बार उसे ये बात याद दिलानी पड़ती है। नियम ये है कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने परिवार के सदस्यों के कारोबार और बिजनेस डील्स की पूरी जानकारी अपने निर्धारित सेवा नियमों के तहत, सेवा शर्तों के साथ देनी पड़ती है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसे उसकी पति या पत्नी और इसके अलावा उसके परिवार के सदस्यों के बारे में, भले वो उसके साथ ना रहते हों, लेकिन वो क्या कारोबार और बिजनेस कर रहे हैं इसकी जानकारी देनी होगी। फिर से आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि इन नियमों का पालन किया जाए और उनके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे आयकर अधिकारियों ने अपने घर के तमाम कारोबारों के बारे में सरकार को नहीं बताया है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने रेटिंग एजेंसियों पर भारत के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दुनिया की 3 दिग्गज रेटिंग एजेंसियां यानी फिच, मूडीज और S&P का भारत की रेटिंग को आंकने का तरीका सही नहीं है। उनका कहना है कि रेटिंग एजेंसियों ने 15 साल से भारत को निवेश की सबसे निचली रेटिंग दे रखी है, जबकि इस दौरान भारत दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। सर, इस समय ये बात कही गई, कोई खास मौका? ये बड़ा संयोग है। हाँ, बड़ा संयोग भी है, और ये एक महत्वपूर्ण मौका भी है जब भारत की सरकार की तरफ से, आर्थिक सलाहकार की तरफ से भारत की साख को लेकर अचानक चिंताएं सामने आने लगी। हालांकि भारत की सरकार पहले से भी अलग अलग मंचों पर रेटिंग एजेंसियों की भारत को के कामकाज को लेकर और भारत की साख निर्धारित करने को लेकर सवाल उठाती रही है। ऐसा एक इकोनॉमिक सर्वे में भी अध्याय और दस्तावेज लिखकर कहा गया था। पहले हमें समझें कि अभी क्यों ऐसी बात कही गई। बात सही है कि भारत की रेटिंग जंक से थोड़ा ऊपर ही है, एक लेवल ऊपर की है, BBB- की रेटिंग है, और जो भारत जैसी अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो वो रेटिंग दुनिया में काफ़ी कमज़ोर है और ख़राब है। पर ऐसा क्यों करती हैं रेटिंग एजेंसियाँ? भारत में रेटिंग एजेंसियाँ भारत की अर्थव्यवस्था में विकास दर होने के बाद, जो जैसा कि तर्क दिया आर्थिक सलाहकार ने कि 15 साल से भारत की रेटिंग रिवाइज नहीं हुई, भारत की अर्थव्यवस्था 15 साल में काफ़ी आगे बढ़ गई, ऐसा क्यों करती हैं इसे हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझें कि अभी ये बात क्यों कही गई। अभी इसलिए कही गई क्योंकि इस चिंता, आशंका या इस दबाव के सूत्र कल की खबर में छिपे हुए हैं।
कल हमने आपको विस्तार से बताया था कि भारत में अब सरकार का कर्ज भारत के जीडीपी के बराबर हो गया, यानी भारत में जितना उत्पादन होता है उसका जितना मूल्य है उतना कर्ज भारत सरकार और राज्य और केंद्र सरकारों ने ले रखा है। निजी लोगों का, प्राइवेट लोगों का कर्ज इससे बाहर है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का जितना मूल्यांकन है, कुल मूल्य है, उससे कहीं ज़्यादा कर्ज भारतीय अर्थव्यवस्था पर है। और यही वो बिंदु है जहाँ से सरकार के भीतर इस बात का महसूस किया जा रहा है कि भारत की साख पर इसका असर पड़ सकता है, और रेटिंग एजेंसियाँ अपनी अगले रिव्यू में भारत के आउटलुक को लेकर चेतावनी भरे संकेत दे सकती हैं अगर रेटिंग कम भी ना करें। और शायद ये मुख्य आर्थिक सलाहकार का यह बयान उसी की पेशबंदी लगता है कि उन्हें वो इस तरीके का संकेत दे रहे हैं कि रेटिंग एजेंसियां ऐसा कुछ ना करें और उससे पहले वो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अपना नज़रिया बदलें। चूंकि भारत रेटिंग एजेंसियों के रेटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी देश की उसकी फिस्कल पोजीशन, उसकी वित्तीय परिस्थिति। इसके अलावा बाकी चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि रेटिंग कर्ज की जाती है, कर्ज की साख की जाती, और सरकारें कितना कर्ज चुका सकती हैं, उनके कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी है, इसकी पैमाइश लगभग किसी कंपनी या किसी सामान्य व्यक्ति के तौर पर होती है कि उनकी इनकम कितनी है, उनकी कमाई कितनी है और कितना कर्ज दे सकते हैं, और इसीलिए उनकी रेटिंग की जाती। इस समय यह मामला इसलिए उठा है क्योंकि IMF ने कह दिया है कि भारत कर्ज के गहरे जाल में या दबाव में। रेटिंग एजेंसियां आने वाले समय में शायद कुछ इस संदर्भ में अपनी तरफ से संकेत दे सकती हैं। देश के शिपिंग रेगुलेटर यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने शिपिंग कंपनियों को निर्देश दिया कि वे लाल सागर के रास्ते से शिपिंग के दौरान ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लाल सागर में समुद्री लुटेरों की तरफ से कई देशों के मालवाहक जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ जहाज़ों को हाईजैक होने की भी खबर मिली है। सर, क्या कहा गया है चेतावनी में? यह बेहद सनसनीखेज और महत्वपूर्ण खबर है, और लंबे समय के बाद समुद्री रास्तों के ऊपर सोमाली पायरेट्स का, समुद्री डाकुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। यह मामला शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से, जो ग्लोबल इंटीग्रेटेड शिपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसको कि GISIS कहा जाता है। उसने ये पाया कि दुनिया के अलग अलग समुद्री रूट्स पर पायरेट्स के हमलों में, जहाज़ों पर समुद्री डाकुओं के हमलों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। 2019 में हमले 45 थे, पर 2023 में इनकी संख्या 83 के आसपास पहुंच गई, और ये चेतावनी अब दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों और सरकारों के पास आई है। तो भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि समुद्री लुटेरों के हमले जहाज़ों पर बढ़ रहे हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा रूट है जहां पर सबसे ज़्यादा संकट दिखाई दे रहा है समुद्री डाकुओं का। इसमें जो साउथ चाइना सी का रूट है, वहां हमले दिखाई दिए हैं। मलक्का स्ट्रेट्स जो सिंगापुर के पास है, जहां एक पतला सा स्ट्रेट है जहां से कई जहाज गुजरते हैं और मुख्य शिपिंग रूट का हिस्सा है, वहां ये हमले बढ़े। इसके अलावा हिंद महासागर समुद्री डाकुओं के हमलों की चपेट में है, और कई मामले यहाँ पर हिंद महासागर में आए हैं। और इसके अलावा पश्चिम अफ्रीका तो खैर घोषित रूप से कुख्यात रूप से सोमालिया के आसपास के इलाके का ही है, तो वहाँ पर यह घटनाएं सबसे ज़्यादा होती है। अभी हाल में 2-3 बड़े मामले सामने आए जिसमें कि एक शिप जो हॉलैंड हांगकांग का था, उस पर हमला किया गया, ताज़ा मामला आया। और कुछ शिप्स और भी हैं जो रेड सी से मूव कर रहे हैं, उन पर भी सोमाली पायरेट्स के हमले की खबर आई है। अब आपके लिए जो सरप्राइज हम लेकर आए हैं, तो सरप्राइज ये है कि आपको याद है पिछले साल मनी 9 एक सर्वे लेकर आया था, जिसमें भारतीयों की कमाई, खर्च, बचत, निवेश की जानकारी हमने आपसे साझा की थी। उसी सर्वे की दूसरी किस्त आ चुकी है। जी हाँ, इस बार का सर्वे पिछली बार के सर्वे से ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा जानकारी वाला, ज़्यादा तथ्यपरक है। इस बार हम आपको पहली बार बताएंगे कि कितने भारतीय ऐसे हैं जिन्हें नौकरी का डर है, उनकी नौकरी जा सकती है, कितने भारतीय ऐसे हैं जो कुछ खरीदने का सोच रहे हैं, कितने भारतीय ऐसे हैं परिवार जिनकी आय बढ़ी है या घटी है, जिन्होंने बचत तोड़ी है, नहीं तोड़ी है, निवेश के कौन से विकल्प चुने हैं, नहीं चुने हैं। सर, इस बार का सर्वे अगर आप देखें, सर्वे 35,000 परिवारों पे किया गया, साइज बड़ा है, पिछले बार से ज़्यादा डेप्थ सर्वे है, लेकिन कोई ऐसी 3 बातें बताइए आपको जो लगता हो कि ये पिछले बार के सर्वे से बिल्कुल अलग हैं। बेहद अलग है। मनी 9 के लिए सर्वे खासा महत्वपूर्ण है, और काफ़ी महत्वपूर्ण और इसलिए भी है क्योंकि एक पर्सनल फिनांस प्लेटफॉर्म होने के नाते हम ये जानना चाहते हैं कि देश के लोगों की आर्थिक और वित्तीय स्थिति क्या है। पिछले साल हमने देश का सबसे बड़ा सर्वे किया था भारत में, बाकी एजेंसियाँ इतने बड़े सर्वे नहीं करती हैं, और इस बार इस सर्वे का आकार बढ़ाकर हमने इसे 35,000 परिवारों से बात की। 35,000 परिवारों से 45 से 50 मिनट तक बात की गई जाकर, और उनसे उनकी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी हासिल की गई। काफ़ी लंबा और बड़ा डेटा और चौंकाने वाली सूचनाएं हमें भारत के परिवारों के बारे में, उनकी वित्तीय आदतों के बारे में, उनकी कमाई, खपत, बचत, खर्च, उनके सपने, उनकी उम्मीदें, उनकी डर, उनकी आशंकाओं के बारे में पता चला है। ये पूरा सर्वे कल TV9 भारतवर्ष पर
पर लाइव ब्रॉडकास्ट होगा और उसके बाद मनी 9 के बाकी प्लेटफॉर्म्स पर आप उसकी जानकारी मिलती रहेगी। 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आएंगी जो शायद आपके लिए सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होंगी कि क्या कोविड के बाद भारत में दरअसल परिस्थिति बदली है। क्या गांव गए मजदूर जब वापस लौटे तो शहरों में परिस्थितियों में बदलाव हुआ। हमने इसे पकड़ने की कोशिश की है। गौर से देखिएगा और जानिएगा कि क्या हुआ। दूसरी चीज़ है कि क्या भारतीय लोगों की बचत की आदतों में बदलाव आया है। हाँ, आया है और महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इस बार हम आपको बताएंगे कि भारत के लोगों की बचत की आदत 1 साल में ही, निवेश की आदत 1 साल में ही कितनी बदल गई, कितनी परिस्थितियाँ पिछले 1 साल में बदली और लोगों ने कैसे निवेश और बचत करना शुरू किया और उनकी सबसे बड़े डर क्या है, उनका सबसे बड़ा खतरा क्या है। भारत के लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा डर जो रहता है वित्तीय तौर पर वो क्या है, इसे भी हमने पकड़ने की कोशिश की है। पर इस बार के सर्वे में एक और महत्वपूर्ण बात है, हमने जानने की कोशिश की है कि भारत के लोग, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, वो चाहते क्या हैं। हम आपको इस सर्वे में बताएंगे कि कहाँ कितने लोग अगले 6 महीने में कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, किनको सोने में निवेश करना है, कौन म्यूचुअल फंड खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, कौन अपना मोबाइल फ़ोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारी जानकारियां, यानी उनकी परिस्थिति क्या है, उनकी चुनौतियां क्या हैं और उनकी उम्मीदें और सपने क्या हैं, इनसे लैस भारत का सबसे बड़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे, मेगा पर्सनल फाइनेंस सर्वे, जिसे हम भारत के जेब की धड़कन कहते हैं, कल से लाइव ब्रॉडकास्ट होगा और उसके बाद आपको मनी 9 के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इससे जुड़ी हुई तमाम छोटी छोटी जानकारियां होंगी। हो सकता है उसमें आपके शहर की जानकारी भी हो, जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ भी लोग क्या सोचते हैं अपनी वित्तीय परिस्थिति के बारे में हम बताएंगे। इंतजार कीजिए, कल हमसे जुड़िए हमारे लाइव प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मनी 9 के लाइव प्लेटफॉर्म्स पर। विस्तृत और खास जानकारी के लिए मनी 9 का ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि सबसे अधिक जानकारी सर्वे के बारे में, सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी सर्वे के बारे में मनी 9 के सुपर ऐप पर ही मिलेगी। सुपर ऐप डाउनलोड करिए, हमको लाइव कल फॉलो करिए, आपको इस सर्वे के बारे में विस्तृत सूचनाएं मिलेंगी और आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके सवालों का इंतजार रहेगा। बिल्कुल, कल दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मनी 9 के सहयोगी चैनल TV9 भारतवर्ष पर, मनी 9 के ऐप पर, मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर, मनी 9 के इंस्टाग्राम चैनल पर, मनी 9 के फेसबुक चैनल पर आपको हर जगह 1 बजे से 3 बजे तक देश के राष्ट्रीय पार्टियों के प्रवक्ता, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, अर्थशास्त्री, तमाम लोग मिलेंगे। इस सर्वे पर आपको क्या निकला ये बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। और ये केवल कल तक की बात नहीं है, अब अगले 1 महीने तक आप, 2 महीने तक आप हमारे साथ बने रहिए। 35,000 परिवारों से जो बातचीत हुई, 150 सवाल थे, हर सवाल के भीतर कुछ ऐसी कहानी छुपी थी, कुछ ऐसा आंकड़ा छुपा था जो सीधे आपकी जेब से जुड़ता है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ता है। तो सर्वे का हर आंकड़ा, हर परत आपके लिए बड़ी खास है। आप बने रहिए मनी 9 के साथ और इस सर्वे से के आंकड़ों की रोशनी में आप अपनी बचत, अपने निवेश, अपने खर्च को समझने की कोशिश कीजिए। इस साल भारत के लोगों ने क्या कमाया, उसमें से कितना बच पाया, कोविड की विदाई क्या बदलाव लाई, आय बढ़ी या टूटी कमाई, इस साल कहां बिकेंगी सबसे ज्यादा कार, कहां सजेगा बीमा और म्यूचुअल फंड का बाजार, आय खर्च खपत की दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे आ रहा है मनी 9 पर, भारत की जेब का सर्वे। तो कैसा लगा सरप्राइज आपको? आप भी अपने सवाल जरूर भेजिएगा। सर्वे कल से आप जुड़ना शुरू कीजिए। इसके एक्सप्लेनर वीडियोस, फील्ड्स, टेक्स्ट कॉपीज आपको हर प्लेटफॉर्म पे, पॉडकास्ट आप सुनना चाहें, देखना चाहें, पढ़ना चाहें, हर तरीके से हम सर्वे की हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते मनी सेंटर झटपट की ओर। ग्लोबल मार्केट में अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट का असर कमोडिटी बाजार पर दिखने लगा है। कमोडिटी बाजार दरअसल तपने लगा है। वैश्विक बाजार में सोने का भाव $2060 प्रति औंस तक पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी है। ब्रेंट पर भाव $80 के करीब है। डॉलर इंडेक्स करीब 5 महीने के निचले स्तर 101.4 के करीब है। चीन की सरकार ने रेयर अर्थ मिनरल्स के उत्पादन से जुड़ी तकनीक के निर्यात पर सख्ती और बढ़ा दी है। ताज़ा आदेश में चीन ने उस तकनीक के निर्यात पर रोक लगाई है जिसके जरिए रेयर अर्थ मैग्नेट बनाए जाते हैं। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट और अलग करने की तकनीक निर्यात पहले ही रोक रखी थी। दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और उसकी प्रमोटर कंपनी वॉलमार्ट अब एक अन्य निवेशक से करीब $100 करोड़ का निवेश मिल सकता है। वॉलमार्ट से फ्लिपकार्ट को $60 करोड़ का निवेश मिलने जा रहा है। साल 2021 के बाद फ्लिपकार्ट ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर फंड जुटाया है। साल 2021 में कंपनी ने सॉफ्टबैंक और अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट से $3.6 अरब का फंड जुटाया था। उस समय इसका मूल्यांकन $37.6 अरब आंका गया था।
निवेशकों ने बायजूस के संस्थापक बायजूस रविंद्रन से कंपनी की सालाना आम बैठक में कंपनी की वित्तीय स्थिति और एडटेक फर्म की ताज़ा स्थिति के बारे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कहा। निवेशकों का कहना है कि कंपनी में क्या चल रहा है इसकी पूरी जानकारी शेयरधारकों को बताई जानी चाहिए और इस तरीके से कंपनी के भविष्य को समर्थन मिलने की उम्मीद है, भरोसा बढ़ने की उम्मीद है। सर कोई टिप्पणी आपकी? झटपट में भी आज खासी महत्वपूर्ण खबर है। बायजूस को 8,000 करोड़ का घाटा हुआ है और बायजूस की जो एनुअल जनरल मीटिंग थी उसमें खासा हंगामा हुआ। बायजू रविंद्रन पर सवाल उठाए गए। पिछले 2 साल से ये कंपनी कई तरीके की चुनौतियों समस्याओं में घिरी हुई है। वैल्यूएशन घटकर बिल्कुल पटरी पर जमीन पर आ गया है, जो कभी आसमान छूता था। छापे पड़े हैं, तमाम तरीके के नोटिस भेजे गए हैं। हालांकि बायजू कंपनी के प्रबंधन ने अपनी कंपनी को उबारने की नई नीति घोषित की, पर निवेशकों ने बहुत सारे सवाल पूछे, पारदर्शिता के सवाल उठाए। 8,000 करोड़ का घाटा काफ़ी बड़ा घाटा है जो बायजूस ने रिपोर्ट किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, फ्लिपकार्ट में बड़ा निवेश आया है। फ्लिपकार्ट लंबे समय से थोड़ी शांत पड़ी सी कंपनी थी, पर भारत के ई-कॉमर्स बाजार में फ्लिपकार्ट नई ताकत के साथ नई पूंजी लेकर आ रही है और अमेजॉन और जियो मार्ट जैसी कंपनियों को चुनौती देने की तैयारी कर रही। देखना होगा फ्लिपकार्ट नया क्या करती है भारत के बाजार में, क्योंकि भारत का ई-कॉमर्स बाजार अब सिमटकर 2-3 कंपनियों के पास रह गया। और तीसरी और महत्वपूर्ण खबर सोने की कीमतों को लेकर हम फिर आपको बताएंगे। इस बार के सर्वे का एक बड़ा फ्लेवर है सोना। इस बार भारत के पर्सनल फाइनेंस सर्वे में हमने सोने के बारे में बेहद खास जानकारियां जुटाई हैं। सोने के बारे में लोग क्या सोचते हैं, गोल्ड को लेकर क्या नजरिया बदलता है, सोने की बढ़ती कीमतों से को देखकर वो क्या सोच रहे हैं, इस बार हम पर्सनल फाइनेंस सर्वे में आपको बताएंगे अपने किसी कार्यक्रम, किसी एक्सप्लेनर, किसी वीडियो में कि सोना कैसे भारतीयों की पसंद एक दूसरे तरह से बनता जा रहा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे रविवार सुबह 11:15 बजे मेरी और अंशुमान जी की होगी इकोनॉमिकम में। सर इकोनॉमिकम में इस बार क्या विषय है? इकोनॉमिकम में हमने अपने पिछले मनी सेंट्रल में इस बात पर संकेत दिया था कि भारत के हेल्थ केयर के बाजार में काफ़ी बड़ा बदलाव हो रहा है और फिर हम कहेंगे कि इस हेल्थ केयर से जुड़ी हुई भी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां इस पर्सनल फाइनेंस सर्वे में मौजूद हैं। लोगों की बचतों और हेल्थ केयर को लेकर वो क्या सोचते हैं, हमने इसे जानने की कोशिश की। पर इकोनॉमिकम में आपको बताएंगे कि खबरों की सुर्खियों के नीचे, रडार से नीचे आपके आसपास हेल्थ केयर का बाजार कोविड के बाद पूरी तरह बदल गया और वो इस तरह बदला कि उससे आपकी ज़िंदगी जीने की लागत, हेल्थ केयर की लागत में बड़े बदलाव हुए हैं। क्या है वो बदलाव, क्या आप उस बदलाव को परख पाए, क्या हो रहा है आपके पास हेल्थ केयर सेक्टर में, सरकार क्या कर पा रही है, क्या कहीं सरकार अब हेल्थ केयर के पूरे बाजार से खिसक कर बाहर तो नहीं हो रही है, और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा भारत में हेल्थ केयर सेक्टर में सेवाओं की दर, कीमतें, महंगाई और किस तरह से सुविधाएं मिलेंगी। इस बार पूरा का पूरा अनोखा और रोचक बदलाव जो भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में अस्पतालों में पिछले 2 साल में कोविड के बाद हुआ है, उसकी पूरी तफसील से जानकारी तमाम नई जानकारियों के साथ इस बार के इकोनॉमिकम में। तो इकोनॉमिकम भी देखना ना भूलिए। ये इकोनॉमिकम कहाँ मिलेगा आपको? अगेन मनी 9 के सुपर ऐप पर। तो आप तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर सर्वे से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी चाहिए तो भी आपको मनी 9 का ऐप डाउनलोड करना होगा। तो बिना देरी करे कीजिए मनी 9 का ऐप डाउनलोड। बने रहिए मनी 9 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।